गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट रिलेट्स टू एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। इन अ प्रीवियस चैप्टर ऑफ शॉर्ट-रन इक्विलिब्रियम we discussed about the equilibrium concept such like AS is equal to AD, aggregate supply is equal to aggregate demand, saving is equal to investment। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स के बारे में कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड क्या है। इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट। डिमांड को हम लोग डेफिशिएंट कब कहेंगे? व्हेन इट इज लोअर देन, ये यहाँ पर क्या है, कम है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है बच्चों कि डिमांड को डेफिशिएंट कब कहेंगे? जब डिमांड इतनी कम है कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हम एग्रीगेट डिमांड को डेफिशिएंट तब भी कह सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, या फिर हम तब भी एग्रीगेट डिमांड को डेफिशिएंट कह सकते हैं जब बेसिकली हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है प्रोडक्शन की। तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर भी हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, डेफिशिएंट है। अब देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू केन्स की अपनी डेफिनेशन है कि एडी डेफिशिएंट कब है? व्हेन एडी इज लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। तो बेटे वो क्या कहलाती है? डेफिशिएंट डिमांड। अकॉर्डिंग टू केन्स ने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड कम होती है। कब कम होती है? जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज पर अवेलेबल नहीं होती है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोग डेफिशिएंट कब कहते हैं? जब एग्रीगेट डिमांड के कारण हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यानी कि हमारे रिसोर्सेज का क्या होता है? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो बेटे, डिमांड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? व्हेन एडी इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level, corresponding to full employment level, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डेफिशिएंट डिमांड। मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को कैसे मेजर करेंगे? तो स्टूडेंट पहले हम लोग इसको डायग्रामेटिकली प्लॉट करेंगे। यहां पर हम लोग दिखाएंगे एग्रीगेट डिमांड, और यहां हम लोग दिखाएंगे, आप लोग इनकम भी लिख सकते हैं यहां पर और जीडीपी भी लिख सकते हैं। ओके, आप सबको पता है इनकम हमारी बेसिकली 45 डिग्री के एंगल से क्या होती है? इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई दैट इज आइडेंटिकल टू एएस। ओके, अब देखो बेटे, हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर हम बात करते हैं एडीएफ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? यहां तक होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या है? कम है, एडीयू। इट मीन्स हमारा जो लेवल है वो यहां है। कहाँ है? यहां पर। और होना कहाँ चाहिए? यहां पर। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंस है, इट मीन्स वी कैन सी दैट इट्स अ GH। हमने इसको नाम दे दिया है GH। यहां पर अगर हम बात करते हैं ADF माइनस ADU दैट इज इक्वल टू GH। यहां पर बच्चों ADF क्या है? एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और ADU क्या है? एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दैट इज इक्वल टू GH। GH किसको शो करता है स्टूडेंट? यहां पर डेफिशिएंट डिमांड को। किसको शो करेगा? डेफिशिएंट डिमांड को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर बच्चों हमारा जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। यहां पर क्या है? OM। क्या है? आउटपुट का लेवल OM। ये क्या है स्टूडेंट? यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये यहां पर क्या है स्टूडेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बेटे यहां पर हमारे रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ऑब्वियसली स्टूडेंट यहां पर भी एएस एडी के इक्वल है। यहां पे स्ट्रक कर रहा है तो एडीएस के इक्वल है। और ये क्या है स्टूडेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स यहां पर
रिक्वायर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटपुट कितना होना चाहिए स्टूडेंट? ON कितना होना चाहिए? ON, ओके। लेकिन एट प्रेजेंट हमारा जो आउटपुट है, यहां पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम लोग OM लिखते हैं। OM हमारा आउटपुट है यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर। यहां पर ON क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या है स्टूडेंट? ग्रेटर है। तो बेटे इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना रिक्वायर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो उससे काफी कम है। तो बेटे इन दोनों का जो वर्टिकल डिसेक्शन है, जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो बेटे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप? तो बेटे डेफिशिएंट डिमांड के कारण इकोनॉमी में जो गैप क्रिएट होता है, सेम डायग्राम बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड के कारण जो गैप क्रिएट होता है इकोनॉमी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? डिफ्लेशनरी गैप। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ? इसके क्या क्या कॉजेज हैं, मैं अभी आपको उसको समझाती हूँ लिख के। तो देखो स्टूडेंट, इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की है। तो स्टूडेंट हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में किया है, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस N। ओके, आप सबको पता है दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चों। तो C का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। G माने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। X माने एक्सपोर्ट और M माने इंपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो क्या है स्टूडेंट? डेफिशिएंट है। कैसी डिमांड है? डेफिशिएंट डिमांड है। तो क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? फर्स्ट वन, हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी क्या है? कम है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन MPC। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की प्रवृत्ति। देखो बेटे, अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाएगी तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वी ऑल नो कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ AD। जब हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कम होगा? ड्यू टू रिड्यूस ऑफ MPC एंड MPS क्या हो गई है यहाँ पर? हमारी इंक्रीज हो गई है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही I का मतलब यहाँ पर क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? हमारे बेसिकली बिजनेस एक्सपेक्टेशंस पर। हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट अगर हाई होती है तो हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। अगर हमारी बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएगी तो हम लोग इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे? कम करेंगे। वी ऑल नो दैट इन अ मार्केट सिचुएशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट वन इज बुलिश एंड सेकंड वन इज बेरिश। बुलिश सिचुएशन, बेरिश सिचुएशंस के अंदर बेटे जब मंदा आता है मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर बच्चों बेरिश सिचुएशन होती है तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो इसके कारण से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? कम। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका पार्ट है स्टूडेंट? एग्रीगेट डिमांड का। Government expenditure also reduces. Government also makes the investment in consumption expenditure in the economy due to budgetary constraint, due to more expenditure of the government. गवर्नमेंट को अपने वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या करने पड़ते हैं? कम करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगर रिड्यूस कर लेती है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है? यहाँ पर कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो देखो बेटे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की डिमांड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ AD। अगर मान लो स्टूडेंट हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे क्यों कम हो जाते हैं? नो डाउट बेटे, कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाता और हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होते हैं? इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ज्यादा होते हैं।
तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, कम। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपोर्ट की। इंपोर्ट क्या है, एक नेगेटिव कंपोनेंट है। इंपोर्ट्स अगर बेटे हमारे ज्यादा हो जाएंगे तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये बेटा ये सब क्या है, दीज ऑल आर द रीजंस दैट कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इसमें आप लोग एक और लिख सकते हो स्टूडेंट, टैक्स। टैक्स क्या है बच्चों, कंपल्सरी पेमेंट है मेड टू द गवर्नमेंट बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखो बेटे जब गवर्नमेंट टैक्स हायर करती है, हायर टैक्स चार्ज करती है, नो डाउट इससे कंज्यूमर्स की, हाउस होल्ड सेक्टर की जो डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कौन सी इनकम होती है, आफ्टर पेइंग द टैक्स। तो टैक्स पे ज्यादा, टैक्स की रेट ज्यादा होगी, टैक्स गवर्नमेंट अगर ज्यादा चार्ज करेगी तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आल्सो रिड्यूसेस। अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट यही आएगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ deficient demand. Now I am going to discuss the consequences of aggregate demand. Consequences के बारे में देखो बेटे, आप सबको पता है कि डेफिशिएंट डिमांड अगर इकोनॉमी के अंदर होगी तो नो डाउट बेटे इसके कुछ रिजल्ट्स, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट, कुछ परिणाम भी आएंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बच्चों, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो बेटे जब हमारी डिमांड, डिजायर्ड डिमांड, जितना कि हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो क्या रहती है, काफी कम रहती है, रिसोर्सिस का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो हम कौन सी सिचुएशन में आ जाते हैं, OM वाली सिचुएशन में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इतनी ज्यादा कम है जिसके कारण हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर हमें फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के स्थान पर क्या मिलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सेकेंड हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बेसिकली डिफ्लेशनरी गैप किसके कारण होता है, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम होती है इसलिए इकोनॉमी में क्या क्रिएट होता है, डिफ्लेशनरी गैप। अब देखो बेटे डिफ्लेशनरी गैप है, इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी में डिमांड काफी कम है। अगर डिमांड कम होगी तो बेसिकली ये जो डिमांड इतनी ज्यादा कम है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द डेफिशिएंट डिमांड, देन द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट क्या होता है बच्चों, निवेश करने की जो प्रेरणा है वो एम्प्लॉयर्स को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, निवेश करने की जो बेसिकली प्रेरणा है एंटरप्रेन्योर को नहीं मिलेगी, क्योंकि डिमांड के कम होने से उनके पास ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक का ढेर लग जाएगा, जो कहीं ना कहीं उनको कंपेल करेगा कि वो अपनी एग्रीगेट सप्लाई को क्या करें, कम करें। एग्रीगेट सप्लाई को कम करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनकम अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पर आप सेम प्रेजेंटेशन डिफ्लेशनरी गैप के अंदर भी बना सकते हैं। सेम आप जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एज इट इज आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा अनडिजायर्ड स्टॉक। द स्टॉक इज सेड टू बी अनडिजायर्ड व्हेन इट इज नॉट डिमांडेड। अब देखो बेटे प्रोड्यूसर जितना डिजायर्ड स्टॉक का प्रोडक्शन करना चाहता है, अगर वो उतना प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है ना, रिसोर्सेज का उतना प्रोडक्शन कर देता है, देन सम ऑफ द स्टॉक्स रिमेन अनसोल्ड। तो बेटे वहां पर डिमांड के कम होने से काफी मात्रा में जो स्टॉक है वो बिना बिका रह जाएगा। दिस इज नोन एज अनडिजायर्ड स्टॉक। और अनडिजायर्ड स्टॉक के कारण प्रोड्यूसर्स को क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, देखो बेटे जब हमारा प्लान आउटपुट, बेसिकली डिजायर्ड आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, हमारा डिजायर्ड आउटपुट जितना हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतने की डिमांड क्रिएट नहीं होती है, तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट्स होने के स्थान पर लॉस होना शुरू हो जाता है। वो लॉस किस कारण से होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट किसके कारण होती है, क्योंकि डिमांड क्या होती है, कम होती है। इसके कारण प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ता है, जो अनडिजायर्ड स्टॉक है
उसको बेसिकली क्लियर करने के बारे में सोचना पड़ता है। अगर वो स्टॉक क्लियरेंस के बारे में सोचता है तो नो डाउट बेसिकली जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो इतना ज्यादा है कि प्राइस क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। तो इसमें बेटा जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है, निवेश करने की प्रेरणा है, वो भी एंटरप्रेन्योर की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसको इनकम नहीं मिलेगी। अगर उसको इनकम नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम कर रहा है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको इनकम भी क्या होगी, कम। आगे वो प्रोडक्शन क्या करेगा, और भी कम करेगा। अगर वो प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली इससे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज आउटपुट के साथ साथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इकोनॉमी के अंदर एक कॉवेब बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा। बेसिकली इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट करने की इंड्यूसमेंट नहीं मिल रही है तो आउटपुट कम करेंगे, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी में लो इक्विलिब्रियम ट्रैप क्रिएट हो जाएगा। दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इन दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्या कारण होते हैं डेफिशिएंट डिमांड के, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप के भी रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट बिल्कुल सेम होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, देन यू कैन मेक द सेम डायग्राम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।